तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फ्रीकी और आप देख रहे हैं मिस्टर फ्रीकी। दोस्तों, हम द नाइट स्टॉकर की बात कर रहे हैं और ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो एपिसोड 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। दो जवान लड़के नॉर्थ ईस्ट लॉस एंजल्स के हिल साइड में विक्टिम पाए गए हैं। वो बॉडी 15 फीट नीचे डंप की गई है। 20 साल की विक्टिम लड़की है और उसकी बॉडी न्यूड पाई गई है। मुझे डेस्क से फोन की रिंग सुनाई देती है। वह उसी केस के सिलसिले में था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह कोई ड्रग का ओवरडोज था। उस बॉडी के हाथ पैर पर कुछ निशान थे, वही सेम निशान एंकल पर और गर्दन पर भी थे। यह देखने पर समझ आया कि यह ओवरडोज नहीं, मर्डर था। 10 लड़कियों का रेप, उन्हें बांधना, उनका गला दबाकर मारना, उनकी सभी की लाशें हिल साइड में एक ही जगह पर मिल रही थी। 18 साल की लड़की पाउला ग्लेन की बॉडी सेक्योर्ड लोअर लेन से बरामद हुई है। 21 साल की कैरोलिन विलियम्स की बॉडी मिली है। ये सभी मर्डर्स एक ही इंसान ने किए हैं और उसका नाम है हिलसाइड स्ट्रैंगलर। हिलसाइड स्ट्रैंगलर लॉस एंजल्स में बहुत बड़ी स्टोरी बन चुकी थी। 11 लड़कियों की लाशें सभी एक ही जगह पर हिल साइड पर मिली थी। वह सभी न्यूड्स थी। हमारे पास एक थियरी थी कि यह सब किसी पुलिस वाले का काम हो सकता है या कोई बनावटी पुलिस वाला हो सकता है, क्योंकि उन विक्टिम्स ने मरने से पहले कुछ भी स्ट्रगल करता हुआ नहीं दिख रहा था। उनको रास्ते से उठाया गया था। इस केस पर एक कार पर 13 विक्टिम के हाथों के निशान मिले थे। वह 20 साल की सिंडी हुड्सपेथ थी। कैलिफोर्निया में एक सिक्योरिटी गार्ड को उम्र कैद दी गई थी। उस पर इल्जाम था कि उसने हिलसाइड पर वह सब मर्डर किए थे। केनेथ बियांची को लॉस एंजल्स के कोर्ट में ले जाया गया, जहां पर उसने कहा कि उसने 5 मर्डर्स किए थे और उसने माना कि वह इसके लिए गिल्टी भी है। और उसने अपने कजिन एंजेलो बोनो के खिलाफ भी गवाही दी थी। और सबसे अजीब चीज हमें यह लगी कि उस किलिंग में हमें 2 कजिन्स मिले। ये सब काफी बुरा था। इस केस में कई सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन फ्रैंक ने अपना सब कुछ इस केस को सॉल्व करने में लगा दिया था और फ्रैंक सलेर्नो ने यह कर दिखाया था। यह काफी मुश्किल था। मुझे याद है मैं गिल को बता रहा था कि ऐसे केसेस वंस इन अ लाइफ टाइम मिलते हैं और पता नहीं कैसे वह सब फिर से हो रहा था। समर के दिनों में यह सबसे गर्म दिन होने वाला है। हम उस किलर को हंट कर रहे थे, लेकिन मैं कोई हंटर नहीं हूँ। मैं बस सबूतों के खेल को समझता हूँ। आप एक ऐसे इंडिविजुअल इंसान को ढूंढ रहे हो जो लॉजिकली बिल्कुल सोचता नहीं है। हमारे पास एक ऐसा सीरियल किलर था जो बच्चों के अपहरण में भी शामिल था और उसने कई लोगों को मारा था। गन से, चाकू से, इलेक्ट्रिक वायर से गला दबाकर, हाथ से गला दबाकर लोगों को पीट पीट कर मारा था। इन सब में बस एक ही सिमिलरिटी थी और वो थी उसकी डिसिमिलरिटी। वो बूढ़ों को भी मारता था और जवान लोगों को भी। वो आदमी को भी मारता था, औरतों को भी। कैसे वह अपने विक्टिम्स को चुनता था, कैसे वह घरों को चुनता था, इसका कोई भी पैटर्न नहीं था। वह एक मॉन्स्टर था और हमारे बीच ही रहकर हमारा शिकार कर रहा था। और कोई भी उसका अगला विक्टिम बन सकता था। जॉन पीछे बेडरूम में सोया हुआ था और मैं लिविंग रूम में सोई हुई थी। मुझे बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई देती है और मैं गुस्से से उठकर जॉन को आवाज देती हूँ, तुम बच्चों को उठा दोगे जॉन? और तभी मुझे पता चला कि वह जॉन नहीं था और वहां से कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे डर लगने लगा था। मुझे पता नहीं था कि घर में कोई आ गया था या बाहर जा चुका था। मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। मैं मुश्किल से मूव कर पा रही थी। मैं किसी टिपिकल हस्बैंड की तरह उस सिचुएशन पर रिएक्ट किया। मैंने कहा, मुझे परेशान मत करो, मुझे कुछ घंटों के बाद काम पर भी जाना है। वो बस एक आवाज है, डोंट वरी। लेकिन उसने कहा कि मैंने खिड़की की आवाज सुनी है, इसलिए मैं उठ गया और मैंने अपनी गन उठाई और पूरे घर में चेक करने लगा। मैं उनके पीछे ही थी। मैं पूरा घर चेक कर रही थी और तभी मैंने वह खिड़की देखी जो हम कभी भी खोलते नहीं थे। वह खुली हुई थी। मैंने कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। उसने कहा कि मैं ही पुलिस हूँ। मैंने कहा, लेकिन फिर भी हमें कॉल करना चाहिए। मैंने मेरी फ्लैशलाइट ली और खिड़की पर देखने लगा और तभी मैंने फुटप्रिंट्स देखे जो फ्लावर बेड पर मिट्टी में धंसे हुए थे। उसने खिड़की को ऊपर करते वक्त अपने पैरों के टो को ऊपर किया था, जिससे वह निशान साफ नजर आ रहे थे। पुलिस वालों ने एक यूनिट को मेरे घर भेज दिया, जहां पर मैंने वह फुटप्रिंट्स दिखाए और उन्होंने देखा और कहा कि ये वही आदमी है। उसके बाद गिल और बाकी क्राइम ब्रांच वाले वहां पर आए। मैं एक ग्रेवयार्ड में काम कर रहा था कि मुझे सुबह के 4:30 बजे कॉल आया और मैं जॉन रॉड्रिगेज के घर पर आ गया, जहाँ पर मुझे एक यंग लड़का दिखा जिसने उस फुटप्रिंट को एक बॉक्स में छुपा रखा था, जिससे कोई हवा या कोई इंसान उस सबूत को खराब ना कर दे। जब गिल वहाँ पर आया तब मुझे पता चला कि चीज़ें कितनी सीरियस थी। गिल ने मुझसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता हूँ,
लेकिन तुम बहुत लकी हो कि वह आदमी तुम्हारे घर में नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? उसने कहा वो सिर्फ बुरा आदमी नहीं है, वो एक शैतान है और उसने वो चीजें की है जो तुम्हें न जानना ही बेहतर है। गिल करिलो ने कहा कि वो प्रिंट्स मैच हो रहे हैं। हम बड़े ही खुशकिस्मत रहे उस दिन। तो हमारे पास शू प्रिंट थे। हमको नहीं पता है कि वह किसके थे, लेकिन हमारे पास शू प्रिंट थे। जब हमारे पास पूरा शू प्रिंट था तब हमने और 2 इन्वेस्टिगेटर को इस काम पर लगाया और वह ऐसे ही रैंडम शू स्टोर्स में जाकर पूछताछ करने लगे और हमें पता चला कि यह शूज एविया शूज की कंपनी बनाती थी। एविया बहुत ही अनकॉमन शू था क्योंकि उस वक्त ज्यादातर पूमा, नाइकी जैसे ही ब्रांड लोग पहनते थे। यह कंपनी नहीं थी और उन्होंने अभी ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। मुझे तब ट्रेस एविडेंस सेक्शन में असाइन किया गया था। मुझे उस शू के बारे में हर चीज़ पता करनी थी, इसलिए मैं पोर्टलैंड ओरेगन में जेरी स्टबलफील्ड से बात करने गया। वह एविया शू का इन्वेंटर था और उसने शू सोल्स मुझे प्रोवाइड किए जिससे हम कंपैरिजन कर पाए और मुझे ये पता चला कि ये शू एरोबिक के लिए थे और उसकी साइज 11.5 थी। उसी के साथ उन्होंने सेल्स शीट भी प्रोवाइड की। तो हमने देखा कि 9 जनवरी 1985 को उसी मॉडल के 1356 जोड़े ताइवान से आए थे। हमने उनको बताया कि वह शायद ब्लैक शू था, जैसे कि सर्वाइविंग विक्टिम्स ने हमें बताया था। वहाँ पर सिर्फ 6 ही जोड़े जो ब्लैक में 11.5 में बनाए गए थे। उसमें से 5 शू एरिजोना में गए हुए थे और एक जोड़ी शू लॉस एंजल्स में वापस आए। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्लू ना होने से ये बहुत अच्छा था क्योंकि वही शू प्रिंट कई केसेस में लिंक था। तो हम जब भी उस किलर को ढूंढेंगे तब हमें देखना है कि क्या उसने एविया शू पहना है और उस तरह हमें हमारा किलर मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही करते हैं, आप लिंक्स को जोड़ते जाते हैं। हमने एक चार्ट बनाया था। हमारे पास वह गोलियां थी, एक आई विटनेस थी और इसके बाद हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक पजल की तरह होता जा रहा था। इसके बाद हमने चेक किया कि लॉस एंजल्स काउंटी में कितने अनसॉल्व्ड मर्डर हुए थे। अब हमारे पास ऐसे 25 से 30 केसेस थे जो लग रहा था कि इनमें कोई तो कनेक्शन होगा। उनमें से माइबेल बेल और फ्लोरेंस लैंग की केस हमने देखी। 80 साल के करीब 2 बहनों पर यह अटैक हुआ था। यह उनके हिलसाइड के घर में जो मनोरिया में है वहां पर हुआ था। 2 दिनों के बाद वहां के गार्डनर ने उनको बेडरूम में देखा था। उनके घर में तोड़फोड़ की हुई थी। माइबेल बेल की कल ही डेथ हो गई थी और दूसरी बहन फ्लोरेंस लैंग क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती थी। सस्पेक्ट रियल डोर से अंदर आया था। माइबेल बेल मर चुकी थी। उसको इलेक्ट्रिक टेप से बांधा गया था, जिसके बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और फिर हथौड़े से पीट कर मार दिया था। उसकी सिस्टर फ्लोरेंस लैंग बड़ी मुश्किल से जिंदा थी। वहां पर हमें एक अलार्म क्लॉक दिखी जो फ्लोर पर पड़ी हुई थी और उस पर हमें वही शू प्रिंट दिखा। शायद उसने उस घड़ी पर पाव रखकर इलेक्ट्रिक कॉर्ड लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब वह उसे बांध रहा होगा तब उसने यहाँ से ही उसे यूज किया होगा और हमारी लैब ने उसे मैच कर लिया कि वह एविया शू के प्रिंट थे। और सबसे अजीब बात यह लगी कि एक आदमी मर्डर करके कैसे आराम से बाकी चीजें कर रहा था, जैसे उसने वहां पर खाना खाया। यह काफी हैवान इंसान था और हमने पहली बार उसने जो लिपस्टिक से ड्रॉ किया हुआ पेंटाग्राम था वो दिखा और एक पेंटाग्राम विक्टिम के पैरों पर था। हमको पता था कि पेंटाग्राम क्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह उस किलर के लिए क्या अहमियत रखता था। क्या वह हमको कोई मैसेज देना चाहता था? क्या वह सतानिज्म को फॉलो कर रहा था? क्या वह किसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा था या वह किसी की नकल कर रहा था, जिसकी मेंशन की सतानिज्म मेरे अंदर है, वो मुझे ऐसे करने के लिए प्रेरणा देता है। मुझ में ऐसी कोई फोर्स एनर्जी है जो ये करने के लिए मुझे मोटिवेट करती है और मुझे इसके ही सपने आते हैं। जब हम पुराने केसेस की स्टडी कर रहे थे तब हमारे पास और एक केस आया जहां पर एक लड़की को रास्ते से किडनैप करने की कोशिश की गई थी। विक्टिम्स ने सस्पेक्ट से फाइट करके वहां से भाग गई थी। विक्टिम टोयोटो में रहती थी और हमारा वह किलर गाड़ी से जा रहा था और उसको मोटर वायलेशन ऑफिसर ने रोक लिया। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसको कार से बाहर निकाला गया और अपने हाथ कार पर रखने के लिए कहा गया और वह उसकी चेकिंग करने लगे। उसके बाद उस ऑफिसर ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। सिटेंशन बुक को लेने अपनी मोटरसाइकिल के पास गया। तब सस्पेक्ट ने ऑफिसर के रेडियो पर कुछ सुना। वह वही ब्रॉडकास्ट थी जो उसने कुछ देर पहले एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी और उसने कार पर एक पेंटाग्राम ड्रॉ करके वहां से भाग गया। वह चोरी की कार थी। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में गए। हमने स्पेशली कहा कि हमें वह कार की प्रिंट करवानी चाहिए,
तो एलएपीडी ने कहा कि फिक्र मत करो, हम इसे कर लेंगे। हमारे पास अब पुख्ता सबूत थे जिससे हम किलर तक पहुंच सकते थे। यहाँ पर लॉस एंजल्स काउंटी में शेरिफ डिपार्टमेंट है, एलएपीडी है और कई सारी जुरिडिक्शन है। यहाँ काउंटी बहुत बड़ा एरिया है। आप यहाँ पर एलए में कोई भी क्राइम आसानी से कर सकते हो और 5 मिनट्स में कहीं पर भी गायब हो सकते हो। इतने सारे जुरिडिक्शन होने की वजह से वहाँ पर अलग अलग उनके डिटेक्टिव्स भी होते हैं। यह एक तरह का कंपटीशन जैसा होता है कि कौन से केस को ज्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है और इसी वजह से कोई भी दूसरे डिटेक्टिव्स अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तब हमने बिल्कुल छुट्टी नहीं ली थी। उस टाइम आपकी फिजिकली और मेंटली परीक्षा होती है। फ्रैंक ने मुझे कहा था कि हमें हर सिचुएशन में साथ रहना होगा। मैं घर पर था, फैमिली तब घर पर नहीं थी और अचानक से मैं सुबह के 3:30 बजे उठ गया। मुझे पसीना आया हुआ था, मैं घबराया हुआ था। वो किलर मेरे घर में था। मैंने मेरी गन ली और बेडरूम से उठकर चला गया। मैंने लाइट चालू की और मैं दीवार से सनक के पूरा घर चेक कर रहा था। तब मैं पुलिस को कॉल करके भी नहीं बता सकता था क्योंकि वह मुझे पागल समझेंगे। मैंने इसी तरह पूरा घर चेक कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी गन रख ली और टीवी ऑन किया। जॉन वेन की मूवी चल रही थी। सब कुछ शांत था और मैं मूवी देख रहा था। वो शायद एक सपना था। उसके बाद अचानक से फ़ोन की रिंग बजी। मैं डर गया था लेकिन फ़ोन पर मेरी दोस्त लिंडा ऑर्थर थी। उसने कहा कि गिल, यहाँ जल्दी आओ, यहाँ पर किसी लेडीज़ का रेप हुआ है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे केस से ही रिलेट करता है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात में हॉट टब गई थी और 3 बजे के आसपास हम वापस घर जाने के लिए निकले और हम सोने के लिए गए और तभी 5-10 मिनट बाद ही मेरी गर्लफ्रेंड उठ गई और मुझे उठकर बोली कि लिंडा, कोई तुम्हें पुकार रहा है। उसने कहा कोई बाहर से आवाज़ दे रहा है। तब मैंने मेरे पड़ोसी की आवाज़ सुनी। वो सोफी डिकमैन थी। वो आवाज़ दे रही थी, मिसेस ऑथर, मिसेस ऑथर। और मैं जल्दी से उठकर बैकयार्ड में गई और मैं अपनी खिड़की से उसके घर की तरफ देख रही थी। वहाँ से उसकी बेडरूम की खिड़की दिख रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा मेरे घर चोरी हुई है और मेरा रेप किया गया है। मुझे बेड से हैंडकफ से बांधा गया है। वो खिड़की से अंदर घुसा था। उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। उसने बेड खिड़की तरफ सरका सरका कर मुझे आवाज़ दी थी। उसने कहा कि सस्पेक्ट ने मेरे मुंह में ग्लव डाल दिया था और मेरे चेहरे पर तकिया रख दिया था और कह रहा था कि मुझे मत देखो। मुझे जब ये पता चला तब लगा कि मैं बस एक दीवार के उस तरफ ही थी जहाँ यह सब क्राइम हो रहा था। यह काफ़ी दहशत भरा था क्योंकि वह किलर बिल्कुल मेरे घर के बगल में था और वह किसी को भी मार सकता था। वह काफ़ी डरा देने वाला था। मैंने सुबह 7 बजे सोफी डिकमैन से बात की। उस वक्त मैं घर कभी कभार ही जा पाता था, इसलिए मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि अगर तुम इस तरह काम करोगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। लेकिन गिल इससे गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और उसने कहा कि मुझे 1 घंटे बाद उठा देना। और जब वह अपने सॉक्स निकाल ही रहा था कि तभी फिर से कॉल आ गया और शायद फिर कहीं पर क्राइम हुआ था। 7 जुलाई को एक 60 साल की महिला जॉयसिन नेल्सन का रात में कत्ल हुआ था। मैंने अपनी दादी का नाम टेलीविजन पर सुना। मैं हमेशा ही उनके कपड़ों की तारीफ किया करती थी। वह क्यूट और प्रेटी थी। वह 5.2 फीट की थी और उनका वजन लगभग 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं उन्हें स्पंकी बुलाया करती थी। वह एक सिंगल मदर थी और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थी। उसने वह घर खरीदा था। वह घर उसके लिए सब कुछ था। वह सब उन्होंने अकेले ही किया था। वह हमेशा ही नेकलेस पहना करती थी और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं ये दुनिया छोड़ जाऊंगी तब ये नेकलेस मेरी पोती को दे देना। और मैं हमेशा ही उन्हें कहती थी कि मुझे वह नेकलेस नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी दादी चाहिए। मैं हमेशा ही वीकेंड्स में उनके घर जाती थी। वहाँ पर सब सेफ लगता था। 7 जुलाई 1985 को कॉलिन का 14th बर्थडे था और हम दोपहर वहाँ जाने के लिए निकले थे कि मुझे ऐसा लगा कि डॉन्स को हार्ट अटैक आया हो। वह पूरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं उस वक्त शॉक में था और मैंने उससे पूछा, डॉन क्या हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी दादी का कत्ल हुआ है। कोई उनके घर में घुस उनको मार दिया है। मुझे अभी भी वह मंजर याद है और तब से सब कुछ मेरे लिए बदल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हुआ है और यह किसने किया है। बेड पर खून गिरा हुआ था और नीचे भी बहुत सारा खून गिरा हुआ था। मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी उनका खून ही देखा था। मेरी माँ हमेशा ही रेप होने से डरती थी। उनके दिमाग में हमेशा ही ये बात उन्हें डराती थी कि कोई उनका रेप ना कर दे और उन्होंने आखिरी समय में फाइट की थी और उनका रेप नहीं हुआ था। वो किलर बहुत गुस्से में था और उसने उनके चेहरे पर पैरों से इतना मारा था कि उसके पैर वहाँ पर छप गए थे। ये वही एविया फुटप्रिंट थे और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में फाइट की थी। वह उससे लड़ी थी।
जॉयसी नेल्सन का मर्डर हो गया था। उसने उनको मारा था, लेकिन वह सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए वह आधे किलोमीटर तक गया और सोफी डिकमैन का घर देखकर वहां घुस गया था। तो उस किलर ने एक ही रात में दो क्राइम्स किए थे। नेल्सन हाउस के दरवाजे पर हमें शू प्रिंट मिले और हमारे पास जो शू प्रिंट थे उससे वो मैच हुए। तो 10 दिन के अंदर ही हमारे पास केसेस आ चुके थे। ये काफी पागलपन भरा था, सचमुच। नेल्सन केस के बाद मीडिया वालों ने वह टॉपिक उठा लिया था। पूरे दिन सभी न्यूज चैनल्स पर उसी की न्यूज चल रही थी। एक किलर जो आपके घर में घुस जाता है विदाउट एनी रीजन, वह कभी चोरी करता है, कभी नहीं करता है, कभी रेप करता है, कभी नहीं करता है। वह किसी पर्टिकुलर जेंडर को नहीं मारता है। साउथर्न कैलिफोर्निया में हमने ऐसे कभी भी नहीं देखा था। और जितना आप इसके बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि क्या मैं इसका अगला शिकार तो नहीं ना। हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 200 पुलिस ऑफिसर वर्क कर रहे थे। हर एक ऑफिसर उस किलर के शू प्रिंट, थंब कप, वायर, हैमर, वो हर एक छोटे से छोटा सुराग जानने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दी थी। करीब 1000 कॉल्स हमें हर दिन आ रहे थे। होमिसाइड ब्यूरो को 24 घंटे ओपन रखा गया था। मैंने देखा कि विली विल्सन ने अपने हाथ जोर से टेबल पर मारे। मैंने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या तुम ठीक तो हो ना। उसने मुझे कहा कि मेरे 20 साल के करियर में ऐसा क्लूलेस केस मैंने कभी नहीं देखा। तभी हमें एक कॉल आया था। मैंने जब वह पिक किया तब वह लॉरेल एरिक्सन थी। वह एक न्यूज चैनल से थी। उसने मुझसे पूछा कि उस शू का क्या हुआ। मैंने पूछा कौन सा शू। उसने कहा एविया। मैंने कहा यह सही है। ये अंदर की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वालों को पता चल गई थी। हमको लगा कि अगर ये न्यूज़ उस किलर ने देख ली तो कहीं वो अपने शूज चेंज कर ना दे, इससे ये केस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने लॉरेल को कहा कि प्लीज़ ये न्यूज़ बाहर मत आने दो, ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लॉरेल ने कहा कि मैं तो ये न्यूज़ पब्लिश करने वाली हूँ। जिसके बाद हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए कि उन रिपोर्टर्स को बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन लॉरेल अब रिपोर्ट पब्लिश करने वाली थी। रिपोर्टर्स वर्सेस इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा माहौल बन चुका था। मैं काफ़ी गुस्सा था। मैं केस के लिए परेशान था और वह बस अपनी न्यूज़ देना चाहती थी। तब हमको पता चला कि वो नहीं चाहते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट हो, इससे उनके इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने ये तय किया कि हम उसको इंटरव्यू देंगे। पुलिस का कहना है कि हिलसाइड स्ट्रैंगलर केस से हम इस केस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सीरियल किलर तब तक नहीं रुकते जब तक उनको पकड़ा या मारा नहीं जाए। आपको क्या लगता है कि लॉरेल को एविया शू की इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी? मुझे नहीं पता किसने दी, शायद किसी डिटेक्टिव ने दी हो, लेकिन मैं उसको थैंक्स कहना चाहूँगा। ये केस ने काफ़ी प्रेशर डाल दिया था। ये जैसे खुद को, फैमिली को बचाने जैसा था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसका अगला शिकार शायद मेरी मॉम, मेरी बेटी या मेरी बहन हो सकती थी। तो हमारे पास अब उस सस्पेक्ट की चुराई हुई कार थी जिसमें उसने पेंटाग्राम ड्रॉ किया था, जो हमने प्रिंट करने के लिए दी थी। जब हमने एलएपीडी से पूछा तो उन्होंने इसकी पूछताछ की, तो पता चला कि वह कार बाहरी धूप में वैसे ही खड़ी थी जैसे हमने उन्हें दी थी। उसको प्रिंट नहीं किया गया था और इस बात को कई दिन बीत चुके थे और सस्पेक्ट के निशान अब तक पूरे मिट चुके थे। वहां पर कोई निशान नहीं बचे थे। लेकिन उस कार के अंदर एक चीप प्लास्टिक केस मिली। उसमें डेंटल ऑफिस का बिजनेस कार्ड था। वह चाइना टाउन का डेंटिस्ट था शायद। जिसके बाद गिल और मैं उससे पूछताछ करने के लिए गए। तब हमें पता चला कि 3 जुलाई को उस सस्पेक्ट की अपॉइंटमेंट थी और इसके बाद उसने कई क्राइम्स किए थे। बस 5 दिन पहले अगर हमको ये कार्ड मिल जाता तो कितने क्राइम होने से हम बच सकते थे। वह कार्ड रिचर्ड मेना नाम से रजिस्टर था। उसमें बार्निक स्ट्रीट करके एड्रेस था। मैंने उसके एक्सरे मेरे एक डेंटिस्ट दोस्त को दिखाए और मैंने कहा कि इसका कुछ हो सकता है। उसने कहा कि हाँ, वह वापस आएगा। उसके दांतों में अभी भी प्रॉब्लम है, इससे उसके जान को भी खतरा हो सकता है। वह ज़रूर वापस आएगा। हमने इसके बाद पूरी फील्डिंग लगा दी। हमने 2 एशियन ऑफिसर्स उस डेंटल ऑफिस में हर रोज़ बिठाए, जिससे जब भी वो सस्पेक्ट वापस आए तो हमें उसे धर दबोचे। दोस्तों, एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर देना। और साथ में ही अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा एपिसोड 3 में, बट तब तक के लिए